हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है हम वोकेब भी कर रहे हैं और हम कन्फ्यूजिंग चीज़ें भी कर रहे हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में हमें समझने की ज़रूरत है। जैसे मैं कभी बिफोर वर्सेस इन फ्रंट ऑफ या इंटर वर्सेस एंटर इनटू, या जैसे मैंने लास्ट टाइम द प्लस नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन के बारे में बात की थी, उसी तरह वर्सेस ए और एन नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन के बारे में बात की थी कि उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये चीज़ें मैंने आपको लास्ट टाइम समझाने की कोशिश की थी। और उसी सेंटेंस में था टू गेट दिस लुक्रेटिव जॉब। भाई मैंने वो सेंटेंस लिखा नहीं, आप पिछली क्लास में जाके वो सेंटेंस देख लीजिएगा, फिर आप समझ जाओगे। क्योंकि मुझे ये चीज़ समझाने के लिए पूरे के पूरे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने वो चीज़ मिटा दी है। तो हमें समझना है कि हेल्प का यूज़ क्या होता है। उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें एक चीज़ समझनी है कि यूज़ ऑफ हेल्प, यूज ऑफ हेल्प भी, हेल्प का यूज क्या होता है और हम हेल्प का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहली बात करूँ तो कॉन्सेप्ट डालिएगा। हमारे जो हम करते हैं, जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं ना, वो कॉन्सेप्चुअल इंग्लिश पढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है? ओ माय गॉड, ये काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसकी इंक खत्म हो चुकी है। तो हमें सहारा लेना पड़ेगा रेड मार्कर का, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है मेरे भाई? कॉन्सेप्ट नंबर 1 है हेल्प जो है ना, ये भी नहीं चल रहा, चलो कोई बात नहीं। हेल्प जो है मेरे बच्चे, वो पॉजिटिव वर्ब होती है। हेल्प जो क्या है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हेल्प जो है मेरे भाई वो पॉजिटिव वर्ब होती है। और पॉजिटिव वर्ब का मतलब हो गया किसी भी चीज़ का कारण बनना। जैसे पॉजिटिव वर्ब होती है गेट, हेल्प, मेक, हैव, बहुत सारी होती हैं, लेकिन आज हमने करना है हेल्प का यूज़ भी पॉजिटिव वर्ब होती है। और इसका मीनिंग क्या होता है और पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज़ कैसे होती है। जब हम हेल्प का यूज़ करते हैं ना पॉजिटिव वर्ब के रूप में, तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, हेल्प के बाद हम डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर लेते हैं। हेल्प के बाद हम डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। और ये क्या दिखाती है आपकी? डायरेक्ट हेल्प। भाई आपने किसी की डायरेक्ट हेल्प की, डायरेक्ट हेल्प की। चलो सेंटेंस से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। जैसे मैं लिख रहा हूं, आई विल हेल्प यू डू यूर वर्क ऑन टाइम। मान के चलो मैंने ये सेंटेंस लिख दिया, आई विल हेल्प यू डू यूर वर्क ऑन टाइम। मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारा काम समय पर करने में। मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारा काम समय पर करने में। तो ये मैंने क्या बता दिया, हेल्प के बाद हमने क्या किया, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लिया। तो ये क्या कर रहा है, ये मेरे भाई डायरेक्ट हेल्प की बात कर रहा है कि ये इंसान डायरेक्ट। भाई मान के चलो इस सेंटेंस का मीनिंग हो गया कि आपका कोई काम है और आपको समय से निपटाना है, बहुत सारा काम है, टाइम आपके पास कम है। आपका दोस्त है, भाई मैं तेरी मदद करूंगा तेरा काम समय पर करने में, मैं तेरी मदद करूंगा तेरा काम समय पर करने में। कहने का मतलब वो इंसान आपकी डायरेक्ट हेल्प करना चाहता है, ना तो उसकी कोई सेल्फिशनेस है ना कुछ और है। मतलब वो तुम्हारी मदद करना चाहता है, लेकिन वो भी कैसे? डायरेक्ट। मतलब वो इस हेल्प में आपके साथ आपका फ्रेंड क्या है मेरे भाई, आपका फ्रेंड इन्वॉल्व है उस काम में, उसकी आपके फ्रेंड की इन्वॉल्वमेंट है कि हाँ भाई मैं तेरी डायरेक्ट हेल्प करूंगा, मैं तेरी हेल्प करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तेरी हेल्प करनी है। ये बात होगी। जैसे आई हेल्प्ड यू अर्न मनी, मैंने ये सेंटेंस भी लिख दिया। मैंने तुम्हारी मदद की थी पैसा कमाने में। क्या बोला मैंने? आई हेल्प्ड यू अर्न मनी, मैंने तुम्हारी मदद की थी पैसा कमाने में। कहने का मतलब आपका दोस्त आया, कहते भाई इस कंपनी में पैसा लगा, मैं तेरी हेल्प करता हूँ, तुझे कैसे 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 पैसे को इन्वेस्ट करना है, कैसे कैसे पैसे को बढ़ाना है, कैसे कैसे अपनी अर्निंग इंक्रीज करनी है। उसके लिए उस इंसान ने उसकी डायरेक्ट हेल्प की। उसने क्या की? इस इंसान की डायरेक्ट हेल्प की कि डायरेक्ट हेल्प कर रहा हूँ भाई, तू पैसा कमा, अपने को कोई मतलब नहीं है, तू पैसा कमा, मैं तेरी हेल्प करता हूँ, जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं तेरी हेल्प करूँगा। मतलब उसकी भी इस काम में इसकी इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्वमेंट में। चलो दूसरा समझते हैं कि हेल्प का कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है। इसी सेंटेंस को हम फिर दोबारा से करेंगे एक बार। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है मेरे भाई? कॉन्सेप्ट नंबर 2 है हेल्प के बाद जब हम 2 + V1, जब हम इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं
2 + V1 क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। और आप जानते हैं इन्फिनेटिव क्या होता है कि 2 + V1, 2 के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, उसको इन्फिनेटिव बोला जाता है। और मैंने आपको 2 का यूज सिखाया है, उसमें इस बात के बारे में एक्सप्लेन भी किया है। 2 + V1 का जब यूज करते हैं तो ये क्या होती है, ये होती है इनडायरेक्ट हेल्प। इनडायरेक्ट हेल्प होती है, मतलब उस इंसान ने आपकी मदद तो की थी लेकिन इन्वॉल्वमेंट नहीं थी और ना वो डायरेक्ट हेल्प थी। ये क्या थी, ये क्या है, इनडायरेक्ट हेल्प। जैसे आई हेल्प्ड यू टू गो देयर, आई हेल्प्ड यू टू गो देयर, मैंने तुम्हारी मदद की थी वहां जाने के लिए, मैंने तुम्हारी मदद की थी वहां जाने के लिए। सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया कि इस इंसान ने आपकी मदद तो की थी वहां जाने के लिए। ये इसका पहला मीनिंग है, दूसरा मीनिंग अभी बताऊंगा, लेकिन पहला मीनिंग आप समझने की कोशिश कीजिए। ये इसका फर्स्ट मीनिंग है, मैंने तुम्हारी मदद की थी वहां जाने के लिए। कहने का मतलब कोई इंसान आया, कहता जी मेरे को उस साइड जाना है, मेरे को जैसे किसी ने बोला जी मेरे को रेलवे स्टेशन जाना है, आपने बोला जी ऐसे जाइए, लेफ्ट लीजिए, राइट लीजिए, जैसे भी करके आपने उसको रास्ता बता दिया, आपने उस इंसान को रास्ता बता दी। तो ये क्या होगी, आप इन्वॉल्वमेंट नहीं थे, आप उसको छोड़ के नहीं है, लेकिन आपने उसकी मदद की थी वहां जाने के लिए, आपने बता दिया जी कि ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा। इनडायरेक्ट हेल्प ये हो गई, ये हो गई इनडायरेक्ट हेल्प। अगर मैं इसी सेंटेंस को यहां यूज करूं, आई हेल्प्ड यू गो देयर, मान के चलो मैं यहां लिख देता हूं आई हेल्प्ड यू गो देयर, आई हेल्प्ड यू गो देयर, मैंने ये बोल दिया आई हेल्प यू, मैंने तुम्हारी मदद की थी वहां जाने में। यहां पर इस सेंटेंस का मीनिंग हो गया कि तुमने उसकी मदद की थी लेकिन तुम उसको वहां तक छोड़ के आए थे। जैसे किसी ने कहा जी मेरे को रोड क्रॉस करा दो, तो आपने उसका हाथ पकड़ा, जैसे कोई या चल नहीं सकता या कोई ब्लाइंड है तो आप उसको बड़े प्यार से लेके जाते हैं, रोड क्रॉस करवाते हैं। तो ये होगी आपकी डायरेक्ट हेल्प, यानी आपने उस इंसान की मदद की थी वहां जाने में, मतलब ये आपकी डायरेक्ट हेल्प थी। आप उसके साथ गए, आपने उसको अच्छे तरीके से वहां पे छोड़ा जो डेस्टिनेशन थी, और आप आराम से वापसी आ गए। ये होती है डायरेक्ट हेल्प। आई हेल्प्ड यू गो देयर, मैंने आपकी मदद की थी वहां जाने में। और यहाँ पे आई हेल्प्ड यू टू गो देयर, मैंने आपकी मदद की थी वहां जाने के लिए। कहने का मतलब आपने डायरेक्ट हेल्प नहीं की, आपने रास्ता बता दिया जी वहां से लेकर वहां तक चले जाएं, यहां से लेकर वहां तक चले जाएं। चलो दूसरे तरीके से समझते हैं। इस सेंटेंस का एक मीनिंग और भी हो सकता है, आई हेल्प्ड यू टू गो देयर, मैंने तुम्हारी मदद की थी वहां जाने के लिए, मैंने तुम्हारी मदद की थी वहां जाने के लिए, मैंने तुम्हारी मदद की थी पैसा कमाने के लिए, मैंने तुम्हारी मदद की थी अपना काम निकालने के लिए, मैंने तुम्हारी मदद की थी वहां जाने के लिए, मैंने तुम्हारी मदद की थी अपने लिए वहां जाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। कहने का मतलब आपका पर्पज़ है वहां जाना, आपका पर्पज़ है कि पैसा कमाना, आपका पर्पज़ है सेल्फिशनेस। इस सेंटेंस का दूसरा मीनिंग अगर मैं बात करूँ ना, चलो एक सेंटेंस और लिख के ही समझाता हूँ मैं तुम्हें। आई हेल्प्ड यू टू अर्न मनी, मैंने तुम्हारी मदद की थी पैसा कमाने के लिए। कहने का मतलब मेरा पर्पस था पैसा कमाना, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की थी, मैंने तुम्हारी मदद की थी वहां जाने के लिए, मतलब मेरा पर्पस था वहां जाना। बाई चांस याद करो, कई बार आपके साथ क्या होता है, किसी ने पूछा जी भाई साहब ये बस स्टैंड किस तरफ है, स्कूल कॉलेज में होते थे, पैदल जाते थे, गाड़ी वाला या बाइक वाला था, कहता भाई साहब मेरे को लेके जाते हो तो बताता हूँ बस स्टैंड किस तरफ है, क्योंकि आपको भी बस स्टैंड जाना था, कि भाई साहब अगर आप मेरे को लेके जाते हो तो बताता हूँ बस स्टैंड किस तरफ है। तो ये हो गया मैंने आपकी मदद की थी वहां जाने के लिए। आपने ये क्या बोला, आई हेल्प यू टू अर्न मनी, मैंने तुम्हारी मदद की थी पैसा कमाने के लिए। कहने का मतलब किसी ने बोला थैंक यू भाई यार तूने मेरी हेल्प की, नो आई हेल्प यू टू अर्न मनी, मैंने तेरी मदद की थी पैसा कमाने के लिए, चल निकाल 2000 रुपये, मैंने तेरी मदद इसलिए की थी, मैंने तेरी, चलो आई हेल्प्ड यू। चलो एक और सेंटेंस लिख लेता हूँ, आई हेल्प्ड यू टू स्टार्ट यूर बिजनेस, मैंने तेरी मदद की थी तेरा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। कहने का मतलब तुम चाहते थे उसकी मदद करना, लेकिन स्टार्ट माई बिजनेस, टू स्टार्ट माई बिजनेस, मैंने तुम्हारी मदद की थी मेरा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। कहने का मतलब इस सेंटेंस के दो मीनिंग है। दो मीनिंग कैसे हैं, एक तो आपने उस इंसान की इनडायरेक्ट हेल्प की, इनडायरेक्ट हेल्प के बाद क्या आ गया, आपकी सेल्फिशनेस आ गई, आपकी क्या आ गई मेरे भाई, सेल्फिशनेस आ गई, सेल्फिशनेस आ गई।
मैंने तुम्हारी मदद की थी वहां जाने के लिए, मतलब मैंने क्या बता दिया उस इंसान की। आपने देखो तीनों को एक बार फिर से रिपीट करो। मैंने तुम्हारी मदद की थी वहां जाने में, मतलब तुमने उस इंसान की मदद कर दी थी वहां जाने में। चलो जी मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप छोड़ के आए, ठीक है। मैंने तुम्हारी मदद की थी वहां जाने के लिए, आपने रास्ता वगैरह बता दी थी, ऐसे ऐसे आपको जाना है। मैंने तुम्हारी मदद की थी वहां जाने के लिए, मतलब आपका वहां जाने का पर्पस था और आप वहां जाना चाहते थे, मतलब आपकी सेल्फिशनेस शामिल थी। तो इस सेंटेंस के तो मेरे भाई यहाँ पर इसके मीनिंग निकलेंगे दो, और यहाँ पर इसका सिंगल मीनिंग निकलेगा कि हाँ आई विल हेल्प यू डू योर वर्क ऑन टाइम, मैं तुम्हारी मदद करूँगा तुम्हारा काम समय पर करने में। आई विल हेल्प यू टू डू योर वर्क ऑन टाइम, मैं तुम्हारी मदद करूँगा तुम्हारा काम समय पर करने के लिए। तो ये इनडायरेक्ट हेल्प होगी, ये डायरेक्ट हेल्प होगी, और यहाँ पे आप सेल्फिशनेस भी दिखाते हैं, जहाँ पर आप सेल्फिशनेस भी दिखाते हैं। तो समझ रहे हो ना चीज़ों को, थोड़ा सा टेक्निकली समझने की कोशिश करो इंग्लिश को, तभी समझ आएगी, ऐसे नहीं आनी। आप क्या करते हो, आप रट लेते हो, भाई रटना नहीं है, रटोगे तो फंसोगे। मैंने आपको एक एक सेंटेंस लिख के समझाने की कोशिश की है। मेरी तेरी हेल्प की थी वहां जाने के लिए, मतलब एक तो मैंने मदद कर दी इनडायरेक्ट कि हाँ मुझे वहां, सॉरी मैंने आपको रास्ता वगैरह बता दिया। दूसरी मेरा पर्पस था वहां जाना, मेरा पर्पस था वहां जाना, इसलिए मैंने तेरी हेल्प की। ये देखो मैंने तेरी मदद की थी मेरा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मेरा पर्पस था मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, इसलिए मैंने तेरी हेल्प कर दी। मैंने तेरी हेल्प की थी पैसा कमाने के लिए, भाई साहब लाओ 2000 रुपये दो, मैंने तेरी मदद की है यहाँ तक आने में या जो भी काम था। तो ये होता है यूज ऑफ हेल्प के दो कॉन्सेप्ट। अभी दो और बाकी हैं जो मैं आपको करवाता हूँ, सो आप इनको 1 मिनट में कॉपी कर लीजिए। अच्छा नीचे वाला सेंटेंस दिख नहीं रहा है, आई हेल्प यू टू स्टार्ट माई बिजनेस, ये था आई हेल्प यू टू स्टार्ट माई बिजनेस, मुझे पता नहीं था, दिख नहीं रहा है। बाकी मैं थोड़ा सा 1 मिनट इसको नीचे कर देता हूँ, शायद आपको दिख जाएगा। दिख रहा है बच्चे अभी? गुड, ये थोड़ा यूज ऑफ हिल गया, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको ये नीचे करके भी दिखा दिया, आई हेल्प यू टू स्टार्ट माई बिजनेस, ये ठीक है ना। गुड, तो मेरे ख्याल से हो गया होगा आपकी कॉपी। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लेना यार, थोड़ा सा टाइम मेरे को भी दो। ठीक है, ये तो हो गया। अब एक चीज़ समझते हैं, अब एक चीज़ और समझते हैं कि हेल्प का यूज़ कहाँ कैसे करेंगे हम, कि मेरे भाई हेल्प का यूज़ हम कहाँ और कैसे करेंगे। मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट नंबर 3, यार ये मार्कर ही नहीं चल रहा है, ये मेरे को कर रहा है परेशान। मैं 1 मिनट इनका देख लेता हूँ, पढ़ी है तो यार, कहाँ पे पढ़ी है ये भी नहीं पता ना, पढ़ी तो है, ये तो ब्लैक है, चलो बाद में देखते हैं, अभी इसको कंप्लीट करना है ना। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, आप हेल्प के बाद ना, आप हेल्प के बाद V1 प्लस ING यानी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक ऑन गोइंग प्रोसेस होती है, ऑन गोइंग प्रोसेस होती है, और ऑन गोइंग प्रोसेस क्या होती है मेरे भाई, ऑन गोइंग प्रोसेस में हेल्प क्या करता है, नेगेटिव मीनिंग देने की कोशिश करता है, नेगेटिव मीनिंग देने की कोशिश करता है। चलो ये भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई हेल्प्ड यू, मैंने तुम्हारी मदद की थी पेंटिंग यूअर रूम, मैंने तुम्हारी मदद की थी तुम्हारा रूम पेंट करते हुए, कुछ ऐसा मीनिंग है, मैंने तुम्हारी मदद की थी तुम्हारा रूम पेंट करते हुए। चलो 1 मिनट इसको दूसरे तरीके से भी समझाता हूँ। आई सो यू, मैंने तुम्हें देखा था, आई सो यू पेंटिंग यूअर रूम, मैंने तुम्हें देखा था तुम्हारा रूम पेंट करते हुए। इसका मीनिंग ये हो गया कि मेरे भाई इस पेंटिंग का जो डूअर है ना, ये यू डूअर है, यहाँ पे डूअर कोई और नहीं, ये यू है। इसने क्या किया, मैंने देखा था तुम्हें तुम्हारा रूम पेंट करते हुए, मैंने तुम्हें देखा था तुम्हें तुम्हारा रूम पेंट करते हुए। रूम पेंट कौन कर रहा था?
रूम पेंट तो यू कर रहा था ना, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या बोलोगे सर, रूम पेंट तो यू कर रहा था, तो यहाँ पे आई हेल्प यू पेंटिंग योर रूम, मैंने तुम्हारी मदद की थी तुम्हारा रूम पेंट करते हुए। मतलब यहाँ पे तो डूअर ये है ना यू, तो यहाँ पे भी डूअर ये हो गया, यहाँ पे भी डूअर यू हो गया, तो ये हेल्प है। मतलब तुम रूम पेंट तो कोई और कर रहा है, रूम पेंट तो यू कर रहा है, और तुम उसकी हेल्प कैसे कर रहे हो? रूम पेंट यू कर रहा है, मान के चलो मैंने बोला मैंने उसे देखा था अपना रूम पेंट करते हुए, मैंने उसे देखा था, रूम पेंट कौन कर रहा था? रूम पेंट तो वही कर रहा था। फिर मैं बोलूंगा मैंने उसकी हेल्प की थी उसका रूम पेंट करते हुए, रूम पेंट तो वही कर रहा था, मैंने उसकी हेल्प फिर कहां से कर दी? मैंने फिर उसकी हेल्प कहां से कर दी? क्योंकि ऑन गोइंग प्रोसेस है, तो ऑन गोइंग प्रोसेस में तुम हेल्प कैसे कर सकते हो मेरे भाई? क्या कर सकते हो? अच्छा, मैंने तुम्हारी मदद की थी तुम्हारी गाड़ी चलाते हुए, मतलब मदद तुम कर रहे थे और गाड़ी वो चला रहा था। इम्पॉसिबल मेरे भाई, गाड़ी वो चला रहा था तो आप मदद नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, यहाँ पे पेंटिंग नहीं, आप यूं कर सकते हो, आई हेल्प यू टू पेंट योर रूम, आप ये यूज कर सकते हो, आई हेल्प्ड यू टू, मैंने तुम्हारी मदद की थी तुम्हारा रूम पेंट करने के लिए, पेंट योर रूम या टू पेंट या पेंट योर रूम, तुम्हारा रूम पेंट करने में या करने के लिए, करते हुए नहीं, या फिर आप टू लगाने की आपको जरूरत नहीं है, आई हेल्प यू पेंट योर रूम या आई हेल्प यू टू पेंट योर रूम, आप दोनों में से यूज कर सकते हो। लेकिन आई हेल्प यू पेंटिंग योर रूम ये क्या करता है? नेगेटिव मीनिंग देता है, नेगेटिव सेंस देता है, क्योंकि एक ऑन गोइंग प्रोसेस है और ऑन गोइंग प्रोसेस में आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते। ऑन गोइंग प्रोसेस में मेरे बच्चे आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते। कभी करके देख लेना, रूम पेंट वो करे तो तुम हेल्प कैसे कर सकते हो? इस सेंटेंस से अगर कोई समझ गया ना, मतलब वो बंदा या बच्चा वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, और कोई इस सेंटेंस से भी नहीं समझा ना, उसका कुछ नहीं हो सकता, उसको फिर से खुद को इस अकॉर्डिंग ढालना पड़ेगा कि वो चीज़ों को समझ सके। तो ये हो गया। अब है कॉन्सेप्ट नंबर 4, जब आप कांट हेल्प बोलते हैं, जब आप क्या बोलते हैं? कांट हेल्प बोलते हैं, तब आप V1 + ing का यूज करते हैं। क्यों, कैसे? ये जो कांट हेल्प होता है ना मेरे बच्चे, ये मीनिंग देता है कांट स्टॉप का, कांट स्टॉप का। कांट हेल्प मीनिंग देता है कांट स्टॉप का। मैंने क्या बता दिया? कांट हेल्प के बाद आप कॉन्टिन्यूस या ऑनगोइंग प्रोसेस यूज करते हैं, और कांट स्टॉप आप किस चीज को नहीं रोक सकते? मेरे को एक बात बताओ यार, सीधी सी बात मैं तुमसे पूछता हूँ, आप रोक किस चीज को नहीं सकते? जो चल रही है उसको नहीं रोक सकते, जो पहले से रुकी हुई है। आप जो चल रही है उसको रोक सकते हैं और उसी को नहीं रोक सकते। यही बात होती है ना, जैसे गाड़ी चल रही है तो गाड़ी बंद पड़ी है तो आप उसको रोकोगे? नहीं रोकोगे यार, ऑब्वियस है। आप गाड़ी बंद पड़ी है तो नहीं रोकोगे, लेकिन गाड़ी चल रही है तो आप उसको रोक सकते हो। आप कहीं जा रहे हैं तो रोक सकते हैं। आप ऐसा तो है नहीं कि कहीं जा ही नहीं रहे और खुद से रुके हुए हैं, कैसे जी मैं तो खुद को रोकना चाहता हूँ। कहाँ रोकना चाहते हो? कहाँ रोकना चाहते हो? जब तुम कहीं जा ही नहीं रही हो, जब तुम जा ही नहीं रहे हो, और जब तुम कुछ ऐसा कर ही नहीं रही हो, क्या हो गया? जब तुम ना तो कहीं जा रहे हो, ना कुछ ऐसा कर रहे हो जिसको आप खुद को रोक सको, या गाड़ी को रोक सको, या कुछ भी रोक सको। जब मैं आपको टेंस करवाता हूँ तो आपको एक बात बताता हूँ, जो कॉन्टिन्यूस टेंस है या जो ऑन गोइंग प्रोसेस है, वो एक टाइम पे स्टार्ट भी होती है एक पॉइंट पर, एक पॉइंट पे खत्म भी होती है। एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस स्टार्ट भी होती है मेरे भाई, और एक पॉइंट पे वो खत्म भी होती है, तभी वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बनती है। अगर जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे आपने बोल दिया पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, वैसे देखो तो चक्कर काट रही है कंटिन्यू, लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते, तो वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस अपने आप में एक टाइम पे रुकती है। वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो एक फैक्ट है, तो वो रुक नहीं सकती। तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं, आपको ये ध्यान होगा। लेकिन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हमेशा रुकती है, हमेशा रोकी जा सकती है या रुकती है। तो आप रोक क्या नहीं सकते? जो चीज़ चल रही है उसको नहीं रोक सकते ना, तो इसलिए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का, ऑनगोइंग प्रोसेस का हम यूज करते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, अभी मैंने करवाया था यार सुबह, आई कांट हेल्प लाफिंग, I can't help laughing when I see a person, when I see a person slip on a banana skin। भाई मैं हंसना नहीं रोक सकता, जब आप हंसोगे तभी आप नहीं रोक सकते। मैं हंसना नहीं रोक सकता कब? जब मैं किसी इंसान को बनाना स्किन पर फिसलते हुए देखता हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप किसी को बनाना स्किन पर फिसलते हुए देखें तो आप हंसना नहीं रोक सकते। तो ये कांट हेल्प का मतलब
कांट स्टॉप है यहाँ पे, और कांट स्टॉप क्यों आएगा? क्योंकि मेरे भाई लाफिंग क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तो लाफ नहीं आएगा लाफिंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को ही आप रोक नहीं सकते। मैं आपको समझा सका हूँ। तो मैंने क्या बताया, एक ही होती है कि हेल्प के बाद आप डायरेक्ट V1 प्लस ING यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये ऑन गोइंग प्रोसेस होती है, और ऑन गोइंग प्रोसेस में आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते। ऑन गोइंग प्रोसेस में किसी की हेल्प नहीं कर सकते। जैसे आई सो यू पेंटिंग योर, मतलब पेंट करने वाला डूअर तो यू था ना, तो फिर आपने यहाँ तो आपने देखा था यहाँ पे हेल्प कैसे कर दी, यहाँ पे आपने हेल्प कैसे कर दी, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। आप ये यूज़ कर सकते हो, या बेयर इन्फिनेटिव यानी डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यूज़ कर सकते हो। दूसरा कांट हेल्प मीनिंग देता है कांट स्टॉप का, और कांट स्टॉप मतलब V1 प्लस ING यानी ऑन गोइंग प्रोसेस को ही आप नहीं रोक सकते, जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अगर आप उसको रोक नहीं सकते तो कांट हेल्प का यूज़ कर लेते हो, और उसको V1 प्लस ING से यूज़ करते हो। जैसे आई कांट हेल्प लाफिंग व्हेन आई सी अ पर्सन स्लिप ऑन ए बनाना स्किन। तो ये थी मेरे भाई हेल्प का यूज़, जो बहुत ही खतरनाक था, और हमने इसको हलवा बना के समझने की कोशिश की है। और अगर हमने इसको हलवा बना के समझने की कोशिश की है, सो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि इस तरीके से चीज़ों को समझना, तो आप उस तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करें। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको आप रट नहीं सकते, और रटने की कोशिश करोगे उतनी ज़्यादा आप खड्डे में गिरोगे। तो रटना मत, कॉन्सेप्ट से समझना। एक एक चीज़ बड़े प्यार से समझते चलो ना, दिक्कत क्या है? अगर आप एक एक चीज़ बड़े प्यार से समझते हुए चलोगे तो दिक्कत क्या है? चीज़ों को बड़े प्यार से समझते हुए चलना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप समझ के चीज़ों को करोगे, जितना ज़्यादा माइंड में उनको बिठाओगे और मीनिंग निकालते हुए चलोगे ना, उतना ज़्यादा आपको आसान लगेगी ये लैंग्वेज। और सबसे आसान लैंग्वेज है वर्ल्ड की, मैं ये कह सकता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज सबसे आसान है। अगर आप एक बार सीख गए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की क्लास। सो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।